ऑस्कर में ना सिर्फ ये कि गए हैं बल्कि ऑस्कर मिला भी है, तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद वहां पे जो परफॉर्मेंस दी गई लाइव, वो भी बड़ी जबरदस्त किस्म की दिखी। ये और बात है कि वो लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन म्यूजिक की जैसे कहते हैं कोई जबान नहीं होती, तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो हमने देखा और बहुत एंजॉय किया। सर क्या लग रहा है आपको कि अब ऑस्कर तक, खैर इससे पहले भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार पहले भी, मैं जहां तक मुझे याद पड़ता है, तो ऑस्कर में भारत पहुंच चुका है। और गुलजार साहब का मेरा ख्याल है कि वो सॉन्ग था जो कि वहां पे सुखविंदर सिंह थे शायद, जिन्होंने ऑस्कर में जाके वो जीता था और गाया गया था वो गाना। तो कैसा लग रहा है सर ये यहाँ तक? और वो लैंग्वेज कौन सी है वैसे, मुझे पहले ये तो बताइए। देखिए आरजू जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। ये गाना है नाटू नाटू। हम्म। तो ये ट्रिपल आर का गाना है और बहुत ही फेमस गाना बना हुआ था। इस पर एक वीडियो वायरल अगर हुआ हो तो पूरी कोरियन एम्बेसी इस पे डांस कर रही थी। तो ये आप ही नहीं बल्कि कोरियंस को भी हिंदी नहीं समझ आती, या मतलब भारत की कोई लैंग्वेज फॉर दैट समझ में नहीं आती। हम्म। तो इस पे जो पूरा जो वो भी डांस कर रहे थे। ये साउथ इंडियन गाना है हमारा, और ये जी। पूरे इंडिया में जो है ये फेमस हुआ गाना। और मैं आपको एक बार बताऊं, ये पहली बार ऐसा है कि जो साउथ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री थी, इसको एक ऐसा टाइम था बॉलीवुड से कम आंका जाता था। हम्म। बॉलीवुड को एक नेशनल फिल्म इंडस्ट्री माना जाता था और साउथ इंडियन को थोड़ा एक नीचे, टॉलीवुड ऐसे करके कहते थे। बट अब जो अ, दो ऑस्कर हम जीते हैं, ये पहली बार हम जीते हैं दो ऑस्कर। पहले आज से हमने कभी दो ऑस्कर नहीं जीते हैं, और दो बड़ी कैटेगरियों में जीते हैं। जो एलिफेंट विस्पर्स अगर आप देखें, मैं कहते हैं बहुत बढ़िया पिक्चर है। मैंने डॉक्यूमेंट्री मैंने सर भी एक और देखी नहीं। स्लम डॉग मिलियनेयर एक मूवी आई थी उस हाँ टाइम पे भी, जो है वो ऑस्कर था जी। हाँ, उसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। तो हम्म। एक एलिफेंट विस्पर्स और ये जो थी, तो आरजू जी दो बड़ी कैटेगरियों में ऑस्कर जीतना। और स्लम डॉग मिलियनर मिलियनर अगर आप देखिए, थोड़ी सटारिकल पिक्चर थी। वो एक सरकाज़म दिखाती थी, वो इंडिया की अंडरबेली को दिखाने की कोशिश की गई, और जो कि पूरी ठीक नहीं है। उसमें ऐसी कई सारी चीज़ें दिखी गई जो यहाँ होती नहीं है, पर उनको एक इंडिया का बेचारापन, इंडिया की मजबूरी, इंडिया के माहौल को ऐसा दिखाया गया कि इसलिए वो गोरे कूद कूद के उसको अवार्ड दे रहे थे। पर अब ये जो है, अगर आप ट्रिपल आर देखें तो इसमें इंडिया का नेशनलिज्म, एलिफेंट विस्पर्स, इसमें इंडिया का नेशनलिज्म, महावतों का जो कल्चर है वो दिखाया गया है। इसमें कोई इंडिया की अंडरबेली, इंडिया की कमजोरी, इंडिया की मजबूरी या किसी लाचारी को नहीं दिखाया गया। इट हैज शोन द ब्राइटर साइड ऑफ इंडिया, और हम्म। तब इसको मिला। और ये जो गाना है काफी जगह फेमस हुआ है, काफी इंटरनेशनली ये गाना फेमस हुआ है। इसकी धुन ऐसी है कि हम नाचते हैं। और इसे साउथ इंडियन जो इंडस्ट्री है उसने एक बहुत बड़ा, वो करीब एक नेशनल खिलाड़ी बन के ही नहीं उभरी है, बल्कि सीधा इंटरनेशनल खिलाड़ी बन के उभरी है। तो ये एक नई इम्पोर्टेंट चीज आई है। और इससे देखिए होता क्या है आजू जी, इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ता है। इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो अब कल्चर है, म्यूजिक है, डांस है, पिक्चर्स है, काफी सारी चीजें, ये इंडिया के कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है, सॉफ्ट पावर को दर्शाती है। और उसी के प्रति एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, मैं इसको एक इम्पोर्टेंट स्टेप मानूंगा। क्योंकि आज दो ऑस्कर मिलना, कोरियन एम्बेसी में इस पर डांस होना, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स पे नाटू नाटू चलना। और आपने सही कहा कि मतलब मीनिंग समझ नहीं आता, पर उनके लिए हिंदी भी वैसी, वो उन्हें हिंदी समझ नहीं आती तो वो हिंदी के गाने भी हिट होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ मंगोलिया जाता था, आज से काफी 10 एक साल पहले की बात होगी। तो वहाँ की लड़कियां थी, वो हिंदी के गाने गाती थी, दुनिया में कितनी मोहब्बत है, दिल्लियों हम्म। में कितनी चाहते, उन्हें समझ नहीं आता था। मुझसे उन दिनों तो इतना नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं था, तो मुझसे वो डीवीडी डीवीडी आती थी, डीवीडी बनाती थी। और वो, आई मीन दे वर फेनेटिकली इनटू इंडियन सॉन्ग्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। मीनिंग उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें बिल्कुल। हिंदी नहीं आती, हम्म। उन्हें उतना ही आता है जितना उस गाने में था। और एक बार मेरे को याद है, मैं कजाकिस्तान में था, तो मैं एक मॉल में गया कुछ लेने, तो वहां चल रहा कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। मैंने, जो मेरे साथ था कजाक, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा ये इंडियन शॉप है कोई? कहता नहीं। मैं कहा कोई हम्म। पाकिस्तानी होगा? कहता नहीं। मैं कहा ये कहाँ हम्म। चल रहा? मॉल का जो सेंट्रल सिस्टम हम्म। है, जो मतलब म्यूजिकल सिस्टम, उस पर चल रहा कजरारे कजरारे तेरे तेरे नैना। सही। कहता नहीं, हम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी लाइक इंडियन हम्म। सॉन्ग्स, वी लाइक इंडियन म्यूजिक। मतलब आरजू जी, पूरे मॉल का जो सेंट्रल म्यूजिक सिस्टम होता है, जैसे पूरे मॉल
में सुनाई देता है, कजरा रे तेरे नैना चल रहा। उन्हें भी समझ नहीं आता, बट दे लव्ड इट सो मच, ये दिन भर चलता था। तो उस दिन मुझे समझ आया कि सॉफ्ट पावर कितनी पावरफुल है और ये कहाँ कहाँ तक और कितनी दूर तक फैल सकती है। जी सर एक और सॉन्ग बड़ा चला था एक टाइम पे, खैर उसे अवार्ड अवार्ड तो खैर ऑस्कर तो नहीं गया था वो, लेकिन एक कोई कोलोवेरा डी ऐसे करके कुछ था ना, हाँ तो हाँ, वो धनु जी का गाना जी कोलावे। तो जी कोलोवेरा डी, तो वो बहुत पाकिस्तान में चला था, इतना चला था कि हम लोगों को अभी भी देखते हैं और हमें बड़ा मजा आता है। तो वो ऐसा ऐसा है कि म्यूजिक का, जैसे कहते हैं ना कि म्यूजिक की जबान नहीं होती, तो वो किसी भी लैंग्वेज का हो तो वो अगर आपको अपील करता है तो बस अच्छा होता है। लेकिन सर बिल्कुल सही कहा आपने। अ, सर साथ साथ हम बिल्कुल। अगर बात करें थोड़ा कि इंडियन रेलवे की बात की जा रही है कि जी गिनेस बुक में नाम गया है, तो सर क्या देख रहे हैं आप? साथ साथ जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी बड़ी तारीफें हो रही हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ कर रहे हैं और कभी कहीं के। तो एक तो हम रेलवे पे आपसे जो है वो समझना चाहेंगे कि क्या कैसा लग रहा है और किस तरह से ये हुआ, लेकिन सर साथ साथ आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में भी अब बहुत से लोग कह रहे हैं, मतलब मेरे अलावा बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी हमें जो है वो मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। तो क्या चीज आप समझते हैं जिससे मोदी जी जो है वो यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि एक काफी मुश्किल किस्म का रास्ता उन्होंने तय किया है कि गुजरात के सीएम के ऊपर जो जिस तरह के एलिगेशंस लगे वहां से लेकर और यहाँ तक के का सफर के पाकिस्तान से भी लोग कहें कि हमें जो है वो मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है। देखिए आरजू जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। शुरुआत करते, देखिए अगर इंडियन रेलवे से शुरुआत करते हैं। इंडियन रेलवे, अभी मैं आपको सच बताऊं, मतलब ज़रा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, बट इट इज ट्रांसफॉर्मिंग अंडर अश्विनी वैष्णव एंड अंडर द लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी। एक बार अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था, बोला था कि भाई मैं एक प्लेटफॉर्म का कुछ नक्शा लेके मोदी जी के पास दिन में बुलाया था, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक है पर इसमें इम्प्रूवमेंट करो। तो कह रहे, फिर रात को 1 बजे 12 बजे काफी देर से फोन आया मोदी जी का, बोले कि भाई अभी के लिए तो ये ठीक है, मैं 50 साल आगे क्या चलेगा वो लाओ मेरे पास। तो इसमें कहीं ना कहीं 50 साल का विजन है। जैसे एक हमारे पास करीब 9,000 स्टेशन है इंडिया में। मैं रेलवे पे आता हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जैसे रेलवे स्टेशन में एक ऐसा जोन बनाओ जिसमें रेलवे के लोग भी जा सके जो ट्रैवल करे, और जो शहर के बाहर से लोग आए वो भी जा सके। तो रेलवे स्टेशन शुड बिकम आल्सो लाइक एंटरटेनमेंट जोन। मतलब ये नहीं कि जो जो जिसको ट्रेन में जाना उसके लिए ही सब चीजें, ताकि शहर से भी बाहर से लोग आ सके। कह रहा जो आपने नक्शा बनाया है अश्विनी जी, बड़ा अच्छा है, अभी के लिए अच्छा है, पर 50 साल डाउन द लाइन ये नहीं चलेगा, तो 50 साल आगे का विजन लेके आइए। पहली विशेषता मोदी जी में है, वो हमेशा 50 साल आगे का सोचते, 50 साल आगे की विजन की बातें करते, वो अपने मिनिस्टरों से इम्प्लीमेंट करवाते और उनसे वो लिटरली उनसे बहुत मेहनत कराते हैं, क्योंकि ही इज नॉट हैप्पी, इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क मास्टर टू वर्क फॉर। मतलब ये दुनिया में बड़े बड़े सीईओ का नाम वगैरह मैं कहता हूँ उनके सामने तो मोदी जी तो खैर उनसे काफी आगे। इट्स नॉट इजी टू वर्क एंड सेटिस्फाई प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर आप एक बार डॉक्टर जयशंकर का बयान देखिए, उन्होंने कहा यार 5-6 दिनों को, बड़ा फेमस है उनका वीडियो, 5-6 दिनों में इतनी मीटिंग है कि इतने टूर के पूरे टाइम जहाज में सोए, जहाज में तैयार हुए, फिर किया, जी और मैंने फिर देखा वो। दिल्ली आए। आपने फिर दिल्ली आए और सीधा फिर कैबिनेट की मीटिंग थी, फिर सीधे आए और एक कैबिनेट की मीटिंग में गए। तो वो डॉक्टर जयशंकर के, मतलब आप वो तो खैर अपने उस अंदाज में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट मतलब उसको अगर आप देखें, आप ये अश्विनी वैष्णव जी का ये इंटरव्यू देखें, तो इससे पता लगता है ही इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क मास्टर एंड ही रियली गेट्स वर्क डन। अब इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, अब 7-8-9 सालों में ये दिखता है। अब थोड़ा रेलवे के बारे में हल्का सा आपको बताऊं, इंडियन रेलवे इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। Indian Railway consumes 2% of the total power produced in India. इंडियन रेलवे सबसे अमीर कंपनी है आजू जी, क्योंकि जितना लैंड बैंक इंडियन रेलवे के पास है उतनी जमीन किसी के पास नहीं है। करीब इंडिया में 9,000 प्लेटफॉर्म, और मोदी जी का विजन है इन सारे प्लेटफॉर्मों को अपग्रेड करना है। अभी रेलवेज की बात करें तो करीब $25 बिलियन का एफडीआई आया है, जिसमें करीब करीब $10 बिलियन तो एल्स्ट्रॉम कॉर्पोरेशन से ही आया है। अभी यहाँ कोई डीजल इंजन नहीं चलता, कोई स्टीम इंजन नहीं चलता। हाँ कोई मतलब वो विंटेज ट्रैक्स पे कुछ स्टीम टीम चलाते, बट वैसे कोई इंजन नहीं चलता। सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ऑलमोस्ट 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, सारे इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं। आज हम करीब अफ्रीकन कंट्रीज को
472 इंजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर फ्रॉम, एक टाइम ऐसा था कि हम कुछ मतलब मोदी जी से पहले कुछ ऐसी कंपनियां थी जो डीजल इंजन केवल भारत के लिए बनाती थी, आपको पता है। और एक डीजल इंजन को अगर आप ट्रैक से हटाओ तो करोड़ों रुपए बचाते हो, करोड़ों रुपए। तो हमने क्या आरजू जी किया था, कुछ हम ही बस उनकी प्रोडक्शन हम ही लेते थे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बहुत से लोगों की दुकानें बंद होगी, आज हम एक्सपोर्टर हैं। आज जो हमारी आज अमेरिका की बात करें, आप कनाडा की बात करें, जो वहाँ मेट्रो ट्रेन चलती है उसके कंपोनेंट इंडिया से बन के जाते हैं, उसके डब्बे इंडिया से बन के जाते हैं। हम आज हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे ट्रेन बनाने वाले हम पहला देश है। हमारी वंदे भारत, जिसे मैं सेमी बुलेट ट्रेन कहूँगा क्योंकि उसकी स्पीड बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सेमी बुलेट ट्रेन। अब by next year and we'll be exporting वंदे भारत प्लेटफॉर्म्स टू द होल वर्ल्ड। हमने एक सिस्टम बनाया कॉल्ड कवच। कवच इज अ जो सिस्टम है, जो सिग्नलिंग का सिस्टम है, जिसमें कभी एक्सीडेंट नहीं होता। कवच की डिमांड हमारे पास करीब करीब 40 कंट्रियों से आई है कि जो हमारा जो सिग्नल सिस्टम है वो मैनेज कर रहे हैं। बांग्लादेश के रेलवेज को, काफी कंट्रीज के रेलवे को और उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रिवैम्प कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो ये इंडियन रेलवे के कुछ लैंडमार्क्स है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क दुनिया का यहाँ है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बना रहे हैं, डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बना रहे हैं, कुछ चालू हुए, कुछ चालू हो रहे हैं। मीटर गेज टू ब्रॉड गेज कन्वर्जन ऑलमोस्ट सारा सारा हो गया है। और बहुत जल्दी, अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 वंदे भारत, आप शायद आपसे बात की थी तो 2 वंदे भारत उन्होंने फ्लैग की थी। तो वंदे भारत की जो डिमांड है बढ़ती जा रही, कंप्लीट रिवैम्पिंग ऑफ हो रहा है रेलवे। और रेलवे में क्या हो रहा है, एक पीपीपी मॉडल, मतलब जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होती है। रेलवे स्टेशनों को एक क्या हो रहा है आरजू जी, रेलवे के पास लैंड है, रेलवे प्राइम जगह पे है। एक नए स्तर के रेलवे स्टेशन जिनका मुकाबला आप एयरपोर्ट से कर सकते हैं, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, वैसे उस लेवल के रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। उसमें अंदर शॉपिंग मॉल भी है, उसमें एंटरटेनमेंट भी, उसमें ट्रेन भी है, उसमें होटल भी, उसमें ऑफिस भी है, उसमें कमर्शियल स्पेस भी, उसमें एंटरटेनमेंट जोन भी। और ऐसे बनाया जा रहा है वो, उसमें जो रेलवे के अंदर के लोग हैं उनको भी एक्सेस होगा, जो बाहर शहर के लोग हैं उनको भी एक्सेस होगा। तो रेलवे स्टेशन विल बी टर्न इनटू, बोलो ना, तो एंटरटेनमेंट जोन्स इनटू द सिटी। और उससे एक नया कमर्शियल जो अपॉर्चुनिटीज है, मल्टी बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटीज खुल रही है। देखिए, करीब 9-9.5 हजार रेलवे स्टेशन है हमारे पास इंडिया में। अभी हमने 5 से 10 ऐसे मॉडल कर दिए हैं, और प्लान ये है कि इसमें से 70-80% पे ये चीजें लाई जाएंगी। स्तर कम ज्यादा हो सकता है, बट एक रेलवे स्टेशन वो पुराने जमाने का, बाबा आजम के जमाने का रेलवे स्टेशन नहीं रहेगा। इट विल बी ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। और जितना इंडिया ने रेलवेज पे काम किया, दुनिया में किसी ने नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, आज अगर हम रोड नेटवर्क की बात करें, आज हमारे पास सेकंड बिगेस्ट रोड नेटवर्क है दुनिया में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। और हम ऑपरेशन गति शक्ति के अनुसार वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस अवर फ्रेट कॉस्ट। अभी हमारा फ्रेट कॉस्ट करीब 11-12% आता है, और लोवेस्ट जो कॉस्ट है आरजू जी, ये जर्मनी में आता है करीब 4%। ऑपरेशन गति शक्ति जो प्रधानमंत्री मोदी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसके बाद यही कॉस्ट आपकी करीब 7-8% आएगी। 6-7, 6, 5.5, 6-7 ऐसे आएंगी। तो उसके लिए काफी काम हो रहा है। अगर मैं देखूं, जहाँ तक मैं आज इंसिडेंटली पाकिस्तान के बारे में कुछ स्टडी कर रहा था सुबह, तो मुझे पता लगा पाकिस्तान में तो जब से अंग्रेज गए, आपने 1 मीटर रेल पटरी नहीं बनाई। प्लेटफॉर्म भी वही है जो अंग्रेज बना गए, इरिगेशन सिस्टम भी वही है जो अंग्रेज बना गए, पोर्ट भी वही है जो अंग्रेज बना गए, बस आपने ग्वादर बनाया, वो भी चीनियों ने बनाया। तो सर चल भी इलेक्ट्रिफिकेशन वही है। कुछ रहा है सर, हमारे यहाँ चल भी वही कुछ रहा है जो अंग्रेज बना गए। जो हमने खुद आज बनाया था वो हर बारिश में बह जाता, तो अच्छा, इसलिए वो उस पे बारिश पे आता हूँ। और ये सुनने चाहे में वो आया कि फ्लाईओवर्स बनाए हो, चाहे रोड्स बनाई हो, कुछ भी बनाया हो, तो जो अंग्रेज बना गए वो है, जो हम लोग खुद बनाते हैं वो हर बारिश में दूसरा बनाना पड़ जाता है। अरे आरजू जी, मैंने सुना है कि लाहौर के आसपास 200 किलोमीटर का जो एरिया था, उसको उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करने की सोची